स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, जब हम एडिबल ऑयल यानी खाने योग्य वनस्पति की बात करते हैं तो काफ़ी सारे ऑयल्स हमारे जहन में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ऑयल सीड्स की बात करेंगे, यू हैव सेसेम, यू हैव कैस्टर, सोयाबीन, एटसेट्रा। और फिर आता है पाम ऑयल। और आज के चर्चा का विषय है पाम ऑयल, जहां पे हम समझेंगे काफ़ी सारे इसके जुड़े पहलू। देखिए, खाने का सामान है, मतलब ऑब्वियसली फूड सिक्योरिटी से जुड़ा है। दूसरा, इसका एक इकोनॉमिक्स का भी पर्सपेक्टिव है। आप कहीं से खरीदेंगे, मतलब पैसे की लेन देन होगी। और तीसरा है, जो कि पॉइंट ऑफ द लेक्चर रहेगा, कि इसका एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस क्या है। कैसे पाम ऑयल का प्लांटेशन एनवायरमेंट के लिए अच्छा होता है या खराब होता है, आज हम ये समझेंगे इस पर्टिकुलर डिस्कशन में। मेरा नाम है भुवन अपूर्व झा एंड आई वेलकम ईच वन ऑफ यू दोस्त हु आर वाचिंग दिस ऑन स्टडी IQ IAS यूट्यूब चैनल। चलिए, सबसे पहले डिस्कशन को शुरू करते हैं और समझते हैं कि एग्जैक्टली पाम ऑयल है क्या। तो देखिए, पाम ऑयल जो है वो एक वेजिटेबल ऑयल, खाने योग्य हमारा वनस्पति, जो हम पाते हैं पाम ट्री से। और इसमें आपको रेडिश पल्प यानी इसका मेसोकार्प, ये जो फ्रूट आप देख रहे हैं यहां पे, इसका मेसोकार्प, इसको हम पल्प करते हैं, प्रोसेस करते हैं और फिर वहां से निकलता है हमारा पाम ऑयल। अब ये भारत के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? ऑब्वियसली 140 करोड़ की हमारी पॉपुलेशन है, हंग्री पॉपुलेशन है, और वी फाइंड कि इंडिया इज वेरी रिलायंट ऑन पाम ऑयल। यहां पे डिमांड बहुत ज्यादा है पाम ऑयल की। तो अब दो प्रश्न उभर के आते हैं। क्या हमारे पास डोमेस्टिक सप्लाई है? मतलब क्या हम अपना पाम ऑयल, पाम ट्रीज उगा रहे हैं या फिर कहीं और से निकाल रहे हैं, कहीं और से इंपोर्ट कर रहे हैं? तो समझते हैं इसी बात को। इसका जो एप्लीकेशंस है, ना सिर्फ खाने के सामान में, बायोडीजल यानी कि ग्रीन डीजल के क्षेत्र में भी पाया जाता है, साथ ही साथ इसको आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी पाएंगे। अगर आप ग्लोबली देखिएगा तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन ऑफ पाम ऑयल होता है मलेशिया और इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में इनफैक्ट ग्लोबली सबसे ज्यादा होता है। और उसी क्रम में आप देखेंगे कि भारत पाम ऑयल का बिगेस्ट इंपोर्टर है। ऑब्वियसली हंग्री पॉपुलेशन है एंड इंडोनेशिया पास में है, जहां पे सबसे ज्यादा उगाया जाता है पाम ऑयल। इट मेक सेंस कि हमारा इंडोनेशिया भी चीफ इंपोर्टर बनके उभरता है। अब इस डिस्कशन में, जैसा मैंने आपको बताया, दो प्रश्न अपने आप से पूछना है। एक, क्या पाम ऑयल देश के अंदर उगाया जा रहा है इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए? और दूसरा, कि हम कैसे उगा रहे हैं, इसका एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव क्या है। राइट, सो दस यू विल अंडरस्टैंड, क्योंकि हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, मतलब ऑब्वियसली हमारा फॉरेक्स पे भी असर पड़ रहा है। इट्स पार्ट ऑफ आवर इंपोर्ट बिल। नाउ वी गो फॉरवर्ड फ्रेंड्स एंड लेट्स अंडरस्टैंड इन डिटेल कि हमारा ये जो पाम ऑयल का डिपेंडेंसी है इंडोनेशिया पे और मलेशिया पे, ये कैसे प्रोग्रेस किया है ओवर द इयर्स। सबसे पहला स्लाइड मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये वाला। यहां पे आप देखिए, ग्लोबली भारत करीब 16% ग्लोबल डिमांड फुलफिल करता है पाम ऑयल का। अगर आप पिछले 20-25 साल के एविडेंसेस, स्टैटिस्टिक्स देखेंगे, यू विल फाइंड दैट द कंट्री हैज लार्जली मूव्ड टुवर्ड्स द पाम ऑयल इंडस्ट्री। डिपेंडेंट हो गए हैं हम पाम ऑयल पे। ये स्टैटिस्टिक्स देखिए आप, पिछले 25 साल में हमारी डिमांड इंक्रीज हुई है बाय ऑलमोस्ट 20 टाइम्स। हमारे इंपोर्ट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, इंडोनेशिया से सबसे ज्यादा हैं और 230% से हमारा डिमांड ग्रो किया है पाम ऑयल इंडस्ट्री का। विच मीन्स कि भारत सरकार को एक पॉलिसी उसके पास होनी चाहिए जहां पे कि डिमांड को फुलफिल कर सके। ऑब्वियसली सारा का सारा आप अगर इंपोर्ट करेंगे तो वो आपके इकोनॉमिक्स के लिए शायद सबसे अच्छा ना हो। तो भारत सरकार ने क्या रास्ता चुना? दिस इज द पॉइंट ऑफ द नेक्स्ट स्लाइड, जहां पे हम देखते हैं द प्लान बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट केम थ्रू विद द मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स और ऑयल पाम। इस मिशन का सेंट्रल फोकस क्या रहा फ्रेंड्स? दैट हम पूरे एरिया को इंक्रीज करेंगे। जो हमारा प्लांटेशन एरिया है वो 2025-26 तक हमें 10 लाख हेक्टेयर करना है और 2029-30 तक हमें 16 लाख हेक्टेयर से ऊपर करना है। और इस पॉलिसी के अंतर्गत हमने देखा कि बिसाइड्स जहां पे अभी तक उगाया जा रहा है भारत में, हम देखेंगे कहां कहां उगाया जा रहा है, बट बिसाइड्स दो स्टेट्स स्पेशल फोकस दिया जाएगा दो एरियाज पे। एक भारत का नॉर्थ ईस्ट और दूसरा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। साथ ही साथ जैसा कि होता है इनिशियल थ्रस्ट में आप कैपेसिटी बिल्डिंग देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे,
एक तरीके से हैंड होल्डिंग करेंगे ताकि आप जिन एरियाज पे फोकस कर रहे हो वहां पे आपका मिशन का सक्सेस हो सके, राइट? सो यू फाइंड दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो गोइंग अहेड एंड गिविंग असिस्टेंस टू सीड गार्डन्स। अब फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा देखिए। जो मैंने आपको पहले फोटो दिखाया, विल जस्ट गो बैक टू दैट पर्टिकुलर फोटो। ये जो आप देख रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं फ्रेश फ्रूट बंचेस। फ्रेश फ्रूट बंचेस इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पाम ऑयल इन्हीं से निकलता है, इन्हीं को प्रोसेस करना पड़ता है। पर इसमें कैच क्या है, इसमें एक कंडीशन अप्लाई या डिस्क्लेमर क्या है कि ये जो पाम ऑयल के फ्रेश फ्रूट बंचेस हैं, ये जब आप पाम ऑयल के ट्री से निकालेंगे, पाम ट्री से निकालेंगे, उसके बाद प्रोसेसिंग सेंटर तक इसको अति शीघ्र पहुंचाना अनिवार्य है। द लेसर द ट्रांजिशन टाइम, द बेटर इट इज फॉर योर प्रोडक्ट। यह बात को आप जहन में रखिएगा कि फ्रेश फ्रूट बंचेस बहुत ही क्रिटिकल हैं इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। अब जब आप समझ गए कि ये नेशनल प्लान उभर के आया है, इसके और भी थोड़े और कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। देखिए, पाम ऑयल का ग्लोबल डिमांड और सप्लाई जब आप देखेंगे तो इसमें जैसा क्रूड ऑयल का होता है ब्रेंट क्रूड, वैसे ही पाम ऑयल का भी ट्रांजैक्शनल मैकेनिज्म है, प्राइस बहुत फ्लक्चुएट होता है और thus you find that the fluctuating price is known as crude palm oil। अब भारत सरकार ने क्या किया है, आप बढ़ावा दे रहे हैं एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को, साथ में आप देख रहे हैं एक वेरिएबल पॉइंट जहां पे कि प्राइस फ्लक्चुएशन हो रहा है। तो भारत सरकार प्राइस सपोर्ट मैकेनिज्म की तरह समझने के लिए एक प्राइस सपोर्ट मैकेनिज्म, एक वायबिलिटी गैप फंडिंग के पास वाला कॉन्सेप्ट जैसा ही एक मैकेनिज्म अप्लाई कर रहे हैं। व्हाट आर दे डूइंग? ताकि फार्मर को, हमारा जो ऑयल पाम उगा रहा है, उसको आप इंसुलेट कर सकें, इसके लिए एक मिनिमम सपोर्ट टाइप प्राइस मैकेनिज्म भारत सरकार ने इजाफा किया है, इसका से कंसेप्चुअलाइजेशन किया है, इंप्लीमेंटेशन भी किया है। तो काफी सारे फैक्टर्स हैं फ्रेंड्स। एक तरफ पे आपका फ्रूट जो है उसको आपको जल्दी प्रोसेसिंग सेंटर पहुंचाना है, साथ ही साथ जो ऑयल आप डिराइव करेंगे प्रोसेसिंग सेंटर से वो प्राइस फ्लक्चुएशन के लिए डिपेंडेंट है, विच मीन्स काफी हैंड होल्डिंग, काफी सपोर्ट की जरूरत है जब हम पाम ऑयल की बात करते हैं। चलिए यहां तक तो ठीक है। अब थोड़ा स्पेसिफिकली समझते हैं कि कैसे नॉर्थ ईस्ट और अंडमान को भारत सरकार ने टारगेट किया है अंडर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। चलिए, जो मैं आपको अगला स्लाइड दिखा रहा हूं, दैट इज टू गो हेड, और ये पीआईबी के वेबसाइट से मैंने लिया है। द सोर्स इज फ्रॉम द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल पाम रिसर्च, 2020 का इनका सर्वे है। इस पे थोड़ा नजर डालिए। और ये जो ट्रेडिशनल स्टेट्स हैं आपके, जहां पे ऑलरेडी पाम ऑयल उगाया जाता है, आप देखते हैं आंध्र प्रदेश हो, केरला हो, तेलंगाना हो, ये सारे हमारे हाई प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। बट अंडर द प्रोजेक्ट दैट आई जस्ट शोड यू, द कैबिनेट मिशन, यू फाइंड कि अब फोकस है नॉर्थ ईस्ट और अंडमान पे। नॉर्थ ईस्ट और अंडमान में स्पेसिफिकली ये सारे स्टेट्स पे वी फाइंड की पोटेंशियल काफी है, विच मीन्स कि जो एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, जो लैंड अवेलेबिलिटी है, ऑल ऑफ दैट एग्जिस्ट। थ्योरी में ये पॉसिबल है। अब प्रैक्टिकल चैलेंजेस भी हम आइडेंटिफाई करेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में क्या क्या प्रैक्टिकल चैलेंजेस हो रही हैं जहां तक पाम ऑयल प्लांटेशन का बात है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन से एरियाज में ज्यादा पोटेंशियल आपको दिखा है। यू फाइंड अरुणाचल प्रदेश के ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स, और सबसे ज्यादा पोटेंशियल रजिस्टर किया गया है द स्टेट ऑफ असम में। असम और अरुणाचल प्रदेश एक तरीके से उभर के आए हैं हमारे लीडिंग 2 स्टेट्स इन द नॉर्थ ईस्ट, जहां पे पाम ऑयल प्लांटेशंस का पोटेंशियल काफी ज्यादा रजिस्टर किया गया है। अब जब हमने ये समझ लिया, आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं हमारा रिक्वायरमेंट क्या है। देखिए, पाम ऑयल जो होता है वो है एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप। सबसे पहला, इसको चाहिए बहुत सारा पानी, साथ ही साथ इसको चाहिए फर्टिलाइजर। आप देखेंगे इसके लिए बेस्ट पीरियड ऑफ प्लांटेशन कब होता है? जस्ट बिफोर मॉनसून, विच मीन्स आपको एक कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ पानी की आवश्यकता है। इन केस अगर आपके पास मॉनसून का पानी अवेलेबल नहीं है, तब आप क्या कर सकते हैं? आपको होना पड़ेगा डिपेंडेंट इरिगेशन पे। यानी कि अगर आपके पास पानी का अभाव है तो शायद ये क्रॉप लगाना बेस्ट रास्ता ना हो, राइट? बाकी सारे कंडीशंस भी देखते हैं। आपको चाहिए एक अच्छा सॉइल, डीप लोमी अलूवियल सॉइल चाहिए, अच्छा ऑर्गेनिक मैटर चाहिए, और साथ ही साथ कंटिन्यूअस पावर सप्लाई चाहिए, बिकॉज अगर इरिगेशन के ऊपर डिपेंडेंट है और पावर सप्लाई ना हो तो फिर शायद अगेन ऑयल सीड्स लगाना आपका बेस्ट मेथड ना हो। जब अब हमने थ्योरी समझ लिया है कि नॉर्थ ईस्ट पे फोकस है, ये हमारे कंडीशंस हैं और ये है हमारा डिमांड, अब हम समझते हैं
इश्यूज कहां कहां अराइज हो रही हैं। फ्रेंड्स, जब हम पाम ऑयल या पाम ऑयल प्लांटेशंस की बात करते हैं, सबसे पहला बात है एरिया। जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी तक सबसे ज्यादा ग्लोबल प्रोडक्शन हो रहा है इंडोनेशिया और मलेशिया में। वहां पे देखा गया है कि 20 से 30 हजार हेक्टेयर जमीन एक्सक्लूसिवली अलॉट किया जाता है फॉर पाम ऑयल प्लांटेशन। अगर आप भारत के साथ कंपेयर करेंगे तो हमारे पास बिकॉज ऑफ लैंड होल्डिंग प्रॉब्लम्स, हमारे पास स्मॉल लैंड होल्डर्स है, लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन भी वेरीड है, तो इतना सारा जमीन एक साथ मिलना शायद मुश्किल हो। और अगर एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो इंडोनेशिया में देखा गया है, क्योंकि ये एक एडिबल क्रॉप है, पर आप देखते हैं कि इससे बहुत पैसे आते हैं, करेक्ट, विच मीन्स कि एक फाइनेंशियल मोटिवेशन होता है कि आप डिफॉरेस्टेशन करिए, आप लैंड क्लियर करिए जहां पे आप ऑयल के प्लांटेशंस, पाम ऑयल के प्लांटेशंस कर सकें। इसका सीधा सीधा इफेक्ट पड़ा इंडोनेशिया के एनिमल कंजर्वेशन और वहां के स्पीशीज पे, स्पेसिफिकली ओरंगुटान को लेके, जो इंडेंजर्ड स्पीशीज के श्रेणी में आता है। वो देखा गया कि बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल इंसेंटिव दैट केम विद पाम ऑयल प्लांटेशन और दैट लेड टू डिफॉरेस्टेशन, एंड दस आपके इंडेंजर्ड स्पीशीज भी इंडोनेशिया में प्रॉब्लम में आ गए। अब आप सब सोचिए कि हमारा नॉर्थ ईस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, यानी कि वो एरिया जहां पे आपके बहुत एंडेमिक स्पीशीज पाए जाते हैं, जहां पे स्पीशीज रिचनेस, स्पीशीज डाइवर्सिटी है, बहुत सारे स्पीशीज हैं, उस एरिया में अगर आप इस तरह का स्ट्रैटेजी लेके जाएंगे, क्या हमारे इंडेंजर्ड स्पीशीज एक रिस्क पे आएंगे? दिस इज द चैलेंज दैट इंडिया विल नीड टू रिकॉग्नाइज एंड एड्रेस। सिमिलरली, द नंबर 2 चैलेंज दैट यू नीड टू लुक ऑफ इज द जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन पीरियड अर्थात कि आपने आज पौधारोपण किया और आपका पहला प्रोड्यूस कब आएगा। तो यह देखा जाता है कि करीब 2.5 से 3 साल लग जाते हैं इस प्रोसेस में। अब आप समझिए कि एक किसान अपना जमीन अगर 30 साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए दे रहा है और उसे पहले 3 साल कोई पैसे ही नहीं आए, तो क्या फाइनेंशियल मोटिवेशन रह जाएगी कि वो पाम ऑयल प्लांटेशन करे? विच मीन्स कि एक तरीके से आपको इंसेंटिवाइजेशन प्लस फाइनेंशियल सपोर्ट एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 3 years तो जरूरत है। दिस इज अगेन अ चैलेंज दैट इंडिया विल नीड टू एड्रेस अगर ये पाम ऑयल का मिशन हमारे नॉर्थ ईस्ट और अंडमान में सक्सेसफुल होना है। आपको फार्मर्स का फाइनेंशियल सिक्योरिटी को बहुत स्पेसिफिकली एड्रेस करना पड़ेगा। तीसरा चैलेंज समझते हैं फ्रेंड्स, एंड दैट इज टू डू विथ द फ्रेश फ्रूट बंचेस, जो मैंने आपको अभी दिखाया था कि ये जब एक बार पेड़ से उतारे जाते हैं, उसके बाद आपके प्रोसेसिंग सेंटर अति शीघ्र पहुंचना है, जितना जल्दी हो सके। पर क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में काफी दफा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर शायद अच्छा ना हो, उसके चलते हो जाता है देरी, एंड दस यू फाइंड कि ये जो आपका 3 साल का मेहनत है, अगर आप जल्दी से जल्दी अपने नियरेस्ट प्रोसेसिंग सेंटर नहीं पहुंच पाए तो ये FFB, द फ्रेश फ्रूट बंच, ये हो जाता है खराब। इसलिए आपको अगर ये मिशन को सक्सेसफुल करना है तो आपको रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी पे भी बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला चैलेंज। यहां हम देखते हैं कि एज यू कंपेयर टू इंडोनेशिया के मुकाबले हमारा यील्ड कम है। यील्ड मतलब आपका एवरेज प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर से आप कितना सामान निकाल पा रहे हो। अब अगर आप कंपेयर करोगे से पाम ऑयल टू द रेस्ट ऑफ द ऑयल्स, ऑयल सीड्स के साथ अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो आप देखेंगे कि पाम ऑयल का जो यील्ड है वो सबसे ज्यादा होता है। इंडोनेशिया और मलेशिया में हमारे के मुकाबले काफी ज्यादा यील्ड है, विच मीन्स कि हमारा प्रोडक्टिविटी भी कम है। वो भी एक चैलेंज है जो एड्रेस करना जरूरी बनता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा 5वां बड़ा चैलेंज, और वो है जैसा कि इंडोनेशिया में पाया गया कि इवेंचुअली आपके फॉरेस्टेड लैंड उसको डाइवर्ट किया गया फॉर पाम ऑयल प्लांटेशन। ऑब्वियसली इसका सीधा सीधा असर पड़ा इंडोनेशिया के एंडेंजर्ड स्पीशीज पे, पर इंडिया के केस में अगर हम उसी मामले को एक्सट्रापोलेट करें, समझने की कोशिश करें, तो क्या हम कह सकते हैं कि हमारा लोकल फूड सिक्योरिटी अफेक्ट होगा? सोचिए, एक फार्मर जो अपने ट्रैक्ट ऑफ लैंड, अपने जमीन के ऊपर निर्भर है अपने खाने पीने के लिए, और वो अब उस पे पाम ऑयल का कल्टीवेशन कर रहा है, प्लांटेशन कर रहा है, तो क्या उसका फूड सिक्योरिटी एक तरीके से हैम्पर हो रहा है? सो विच मीन्स कि आपको फूड सिक्योरिटी भी इंश्योर करना जरूरी है, सो एज टू मेक श्योर कि ये मिशन सक्सेसफुल हो। बट एट द सेम टाइम हमें यह भी समझने की जरूरत है, ये बैलेंस बहुत डेलिकेट है।
एक साइड पे है फूड सिक्योरिटी ऑफ द एंटायर कंट्री और दूसरे साइड पे है फूड सिक्योरिटी ऑफ द लोकल एरिया। एक साइड पे है द इकोनॉमिक्स ऑफ द कंट्री, दूसरे साइड पे है द से एनवायरनमेंट ऑफ द कंट्री। तो एक डेलिकेट बैलेंस इसमें अचीव करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विच इज वाई इस टॉपिक को भी बहुत स्पेसिफिकली समझने की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा छठा इंपॉर्टेंट चैलेंज, और वो है द सैपलिंग्स वर्सेस द प्लांटेशंस। देखिए, सैपलिंग्स जो आपके पौधे होते हैं इनको उगाया जाता है होलसेल में, और तब तक यह अपेक्षा की जाती है कि जो कंपनी, जो प्राइवेट मैन्युफैक्चरर, वो जाके अपना लैंड का एक्विजिशन कर ले, ताकि जब समय आए तो आप अपने पौधों को उस जगह पे जाके ट्रांसफर कर सको। पर प्रॉब्लम इंडिया में जैसा देखा जाता है, लैंड एक्विजिशन इज नॉट एन ईजी प्रोसेस। अगर हम असम की बात करें तो जो पट्टा सिस्टम है जो असम में देखा जाता है वो उतना ईजी नहीं है। कुछ इंडिविजुअल ओनरशिप का लैंड है, कुछ कम्युनिटी ओनरशिप का लैंड है, जो गांव के बुढ़ा वो उसके अंदर आता है। तो इसलिए कंपनीज भी थोड़े हेजिटेंट रहते हैं, क्योंकि एक तरफ आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया ये पौधे उगाने के लिए, पौधे हो गए रेडी, पर आपका लैंड अभी तक एक्विजिशन हुआ नहीं है, मतलब ये सारा का सारा इन्वेस्टमेंट हो जाता है बर्बाद। इसलिए ये चैलेंज को भी एड्रेस करना काफी क्रिटिकल बन जाता है जब आप भारत के पाम ऑयल मिशन की बात करते हैं। और फाइनली हमारा जो एंड गोल है, जो हमने आपको सारे चैलेंजेस बताए, 6 इंपॉर्टेंट चैलेंजेस हमने आइडेंटिफाई किए, तो आखिरकार हम वे फॉरवर्ड या जो फ्यूचर स्ट्रैटेजी है वो भी एड्रेस करते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं इसको। उसके लिए ये स्ट्रैटेजी पे नजर डालिए माय फ्रेंड्स। हमारे कंसर्न्स क्या क्या है कि हमारा सोशल और कल्चरल लॉस भी होगा, ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट ऑफ कम्युनिटीज होंगी अगर आप जंगलों को हटा रहे हैं टू मेक वे फॉर पाम ऑयल प्लांटेशंस। जंगल की स्टोरी वेल पीपल के स्टोरी से हमेशा रिलेटेड है। एटलीस्ट इन भारत में भी हम देखते हैं, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की जब हम बात करते हैं वही इस स्टेटमेंट को कोरॉबरेट करता है कि आप जंगल की बात, जंगल के लोगों की बात के बगैर नहीं कर सकते। विच मीन्स पाम ऑयल प्लांटेशन को इस बात को भी मद्देनजर रख के आगे बढ़ना पड़ेगा। सिमिलरली बाकी सारे जो हमारे लैंड लॉस है, हमारा इकोसिस्टम में लॉस हो रहा है, क्योंकि आपका एक मोनोक्रॉपिंग कर रहे हो आप। मोनोक्रॉपिंग मतलब एक ही तरीके का क्रॉप बार बार उगाना। अब आप सोचिए, जहां पे पहले आपका फॉरेस्ट था या जहां पहले एग्रीकल्चर होता था, वहां पे अब आप साल दर साल सिर्फ पाम ऑयल उगाए जा रहे हो, मतलब वो जो सॉइल है, वो जो लैंड है, उसकी प्रोडक्टिविटी होते जाती है कम, टू द एक्सटेंट की जीरो प्रोडक्टिविटी हो जाएगी, लैंड डिग्रेडेशन हो जाएगा। इसलिए उसको भी सोच के आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो ये एक बहुत ही इंट्रिकेटली डिजाइंड कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स। आप समझ पा रहे होंगे कि पाम ऑयल की जब हम बात करते हैं तो जो बैलेंस की मैंने बात की उसको समझना बहुत ही आवश्यक है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट अ डेलिकेट बैलेंस इज मेंटेन्ड इन सो फार एज सस्टेनेबिलिटी इज कंसर्न्ड, राइट। सो गो थ्रू दिस इंटायर स्लाइड। ये पूरा का पूरा स्लाइड मैं आपके लिए छोड़ दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, विच गोज बाय द नेम ऑफ भुवन स्टडी IQ। आप ये स्कैन करके भी यहां जुड़ सकते हैं। मीनवाइल आपको कोई सजेशन हो, कोई सुझाव हो या कोई टॉपिक्स जो आप रेकमेंड करना चाहते हो, प्लीज लेट मी नो दैट टू इन द कमेंट बॉक्स बिलो, या फिर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे दैट गोज बाय द नेम ऑफ भुवन स्टडी IQ। राइट माय फ्रेंड्स, जाने से पहले वेरी क्विकली फॉर दोज ऑफ यू फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज फॉर द ईयर 2025 और उसके बाद, देखिए ये बहुत सही टाइम रहेगा आपके लिए अब प्रिपेयर करने के लिए, और उसके लिए आपको प्रिपरेशन की शुरुआत करने के लिए एक स्ट्रैटेजी होना सबसे इंपॉर्टेंट है। और वो स्ट्रैटेजी के लिए आपको पहले एक ओवरव्यू होना चाहिए, उसके बाद स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करने के लिए सोर्सेज होने चाहिए, उसके बाद आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, नोट्स कैसे बनाने हैं, ऑल ऑफ दैट इज अ मेजर टास्क। तो अगर आप खुद से पढ़ रहे हैं, मेरे बेस्ट विशेस आपके साथ हमेशा रहेंगी, पर अगर आपको थोड़ा गाइडेंस चाहिए, थोड़ा हेल्प चाहिए, go ahead and connect with this intensive program that is beginning very very soon। स्टडी IQ के वेबसाइट या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे आपको सारे साइन अप लिंक्स मिल जाएंगे। पेमेंट पेज पे आप यूज करेंगे कोड BALIVE। इसी तरह जैसे हमने इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की, वही सेंट्रल फोकस रहता है हमारे P2I क्लासेस में भी, जहां पे हम आपको बेसिक्स NCERT लेवल से लेके एडवांस कॉन्सेप्ट्स तक लेके जाते हैं। साथ ही साथ फोकस रहता है क्वेश्चन सॉल्विंग पे भी। Right, my friends? So I hope many of you go ahead and connect with this entire program. I will get in touch with you, those who are getting in touch on Instagram. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, please do consider leaving us a like and a comment. Till I see you very soon in my next video. This is Bhuvan saying bye. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।